हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये इतने सिंपल क्वेश्चन को भी सीबीएसई पिछले इस 18 सालों में कम से कम 6-7 बार पूछ चुका है। तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, हम आने वाले साल की बात कर रहे हैं। तो आने वाले साल में कितने खर्चे या कितनी रिसीट होंगी ये गवर्नमेंट को एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो वो जो यहाँ पर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मेंशन करते हैं वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाले सालों में हम कहाँ कहाँ से कितना पैसा कमाने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। So that is expected receipts and expected expenditure of a government in a financial year। तो ये एक साल का होता है which reveals the budgetary policy या फिर fiscal policy। तो गवर्नमेंट के जो खर्चे या फिर रिसीट की पॉलिसी बनती है, इस पॉलिसी का नाम होता है आपकी बजटरी पॉलिसी या फिर हम उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये स्टेटमेंट रिवील करता है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी को, जिसका ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सम अप करेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर that reveals the budgetary policy or the fiscal policy of government with the twin objective। अब इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव ये जो पे बात की गई है, मतलब इसके दो जुड़वा ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये इसके दो जुड़वा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी मतलब हमें चाहिए कि हमारी कंट्री की लगातार ग्रोथ होती रहे, जीडीपी इंक्रीज करता रहे, बट विथ स्टेबिलिटी। अब ये दोनों इतने स्पेशली इन दोनों को हमने मेंशन क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। या तो अगर किसी कंट्री में जब ग्रोथ आती है तो स्टेबिलिटी हट जाती है, और जब आप किसी कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप ग्रोथ नहीं ला पाते। तो जब आप चाहेंगे कि ग्रोथ आए, जीडीपी बढ़े, आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाता है, और जब मनी फ्लो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, महंगाई आती है। तो जब आपके मार्केट में ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन करेगा। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन आ गया तो स्टेबिलिटी चली गई। पर अगर आप इन्फ्लेशन को ठीक करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करोगे। तो आप लोन महंगे कर दोगे, हर वो तरीका महंगा कर दोगे जिससे मार्केट में पैसा आए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो आपने मार्केट से मनी सप्लाई को कम किया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी या मनी का फ्लो कम हो जाएगा। और जब आप मनी के फ्लो को कम करने की कोशिश करोगे तो इससे होगा क्या, इससे ग्रोथ नहीं होगी, इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो जब आप लोन महंगे कर दोगे तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ग्रोथ कम हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, इसकी ट्विन ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश करेगी कि ग्रोथ तो हो लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ हो, मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि हम ग्रोथ लाते जाए और फिर महंगाई बढ़ जाए, या फिर हम महंगाई को कम करने के पीछे इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट हो जाए कि ग्रोथ भूल जाए। तो ये कोशिश करेगा कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी दोनों आती रहे। ओके, अब इस गवर्नमेंट बजट में क्या क्या कवर किया जाता है। तो इस गवर्नमेंट बजट में दो चीजें मेनली कवर की जाती हैं। एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल में गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर किया है, कहाँ से कितनी रिसीट्स आई हैं, कितनी ग्रोथ हुई है, ये सब चीजें ये शो करेगा। और दूसरा फाइनेंशियल प्लान्स एंड पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। पिछले साल गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया वो, और अगले साल जो गवर्नमेंट की क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च करने वाली है और कहाँ से कितना पैसा कमाने वाली है, वो सब यहाँ पे मेंशन होता है।
और इसी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को हम कहते हैं बजटरी पॉलिसी, या फिर इसका दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट बजट होता क्या है कि स्टेटमेंट जहां पर हम गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स और सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। एक साल के अंदर के जो भी एक्सपेंडिचर है, रिसीट्स है, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, जो हमें बताएगा कि गवर्नमेंट का क्या बजटरी पॉलिसी है, मतलब आने वाले साल में वो कहाँ कितना पैसा खर्च करने वाला है, कहाँ से कितना पैसा कमाने की सोच रहा है। ओके, और ये सारे जो इसकी फिस्कल पॉलिसी होगी, इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं। दैट ट्विन ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ओके, इसके अंदर दो चीजें कवर की जाती हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, लेकिन ये सिर्फ छोटा पार्ट होता है, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। कम पार्ट में ये कवर करेगा कि पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, और बाकी बजट का हमारा मेजर पोर्शन कवर करता है कि प्रोग्राम्स और पॉलिसीज क्या होंगे। अब थोड़ा सा कुछ एड ऑन चीजें, बजट पेश किया जाता है 1 फेब ऑफ एवरी ईयर। तो फरवरी के पहले दिन या 1 फेब को हर साल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। अभी और इसे प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके, तो बजट पेश करती है फाइनेंस मिनिस्टर, और ये कब होता है? हर साल के 1 फेब को। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट बजट के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिए थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, दैट इज यहाँ पर ही आपका हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ, और ये हो जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका जीडीपी ग्रोथ। तो गवर्नमेंट का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को डायरेक्ट करें, या ऐसे सोर्सेस से हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए जिससे हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो। और ये अचीव कैसे करती है? ये वो अचीव करेगी इन्वेस्टमेंट करके। तो ये या तो खुद इन्वेस्टमेंट करेगी, या तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करेगी टू इन्वेस्ट। ओके, तो बजट का सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव जीडीपी ग्रोथ, दैट इज अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू ईदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, या तो वो खुद इन्वेस्ट करेंगी, या तो फिर वो इंड्यूस करेंगे प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो लोग भी इन्वेस्ट करें। तो जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उससे अपने आप हमारी जीडीपी ग्रो करने लगेगी। ओके, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह पर एलोकेट करते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा हो। भले ही उस इन्वेस्टमेंट से सोशल वेलफेयर हो रहा हो या सोशल वेलफेयर की वो इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट चला जाए। तो जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको सारी इन्वेस्टमेंट मैं आपको करके दे रही हूँ, आप बताइए कि आप किसकी फैक्ट्री ओपन करना चाहेंगे? क्या आप मिल्क प्रोडक्शन करना चाहेंगे या फिर आप अल्कोहल? तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? अल्कोहल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा है। मिल्क में शायद कम होगा, तो मिल्क में कम है, अल्कोहल में ज्यादा है। तो आप किसकी फैक्ट्री ओपन करना चाहेंगे? अल्कोहल की। तो आप हमेशा क्या देखेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन हो सकता है उस प्रॉफिट के चक्कर में सोशल वेलफेयर इग्नोर हो जाए। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को बजट के थ्रू ऐसी जगह पर एलोकेट कर सके जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में प्रॉपर बैलेंस हो सके। तो ऐसा नहीं करना कि प्रोडक्शन के चक्कर में लॉस ही हो जाए। तो प्रॉफिट भी होता रहे, लेकिन वो प्रॉफिट ऐसी जगह से आ रहा हो जिससे सोशल वेलफेयर भी हो रही है, या एटलीस्ट सोशल वेलफेयर इग्नोर नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इंश्योर करता है कि वो रिसोर्सेज को ऐसी जगह पे एलोकेट करे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में बैलेंस बना रहे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो ये पब्लिक गुड्स होते क्या है? ये पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे पब्लिक की कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करते हैं। मतलब इसे एक इंडिविजुअल नहीं खरीदता। जैसे हम अगर हमें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए हो, बर्गर पिज्जा ऐसा कुछ चाहिए हो, तो हम इंडिविजुअली जाके उसे खरीद कर लाते हैं। पब्लिक गुड्स ऐसी इंडिविजुअल गुड्स नहीं होते हैं। ये गुड्स ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए तो फिर वो सबकी नीड्स को
कलेक्टिव तरीके से फुलफिल करेंगे, तो ये सबकी कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करते हैं, बट इनकी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस इतनी वीक होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि वो अलाउ नहीं करती इनके प्रॉपर या फिर सफिशिएंट प्रोडक्शन का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कुछ पब्लिक गुड्स होंगे जो सबके नीड्स को कलेक्टिव फुलफिल करेंगे, पर हम लोग उसकी डिमांड इतनी नहीं करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे आके इसमें कुछ इन्वेस्ट करे या इसका प्रोडक्शन को एनकरेज करे। जैसे हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर या फिर डिफेंस, तो हमें पता है कि हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कुछ हमें मिसाइल्स चाहिए, कुछ हमें बॉम्ब्स चाहिए, कुछ टैंक्स चाहिए, ताकि हम अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करके रख सके फ्रॉम द अदर कंट्रीज। लेकिन इन चीज़ों की डिमांड हम लोग इतनी नहीं करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और इसका प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए। तो ऐसी चीज़ों के, ऐसे पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविजन कौन बनाता है? गवर्नमेंट। तो ऐसे गुड्स जो सबके वेलफेयर के लिए जरूरी हैं पर लोग इसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो वैसे गुड्स की सप्लाई प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, तो उन चीज़ों की सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट प्रोविजन बनाते हैं। ओके, फिर आता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि वो अपने बजट के थ्रू कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे वेल्थ और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो एक तरफ जो रिच कैटेगरी है जो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक पुअर कैटेगरी है जो दिन ब दिन और पुअर होते जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बजट के थ्रू कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे इनके बीच का जो इनकम गैप है वो कम होता जा सके, या जिससे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके उनकी इनकम का। और वो ये इंश्योर करता है थ्रू टैक्स एंड सब्सिडीज। तो उनकी टैक्स और सब्सिडीज पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स उनसे जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट चार्जेस मोर टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हु आर अर्निंग मोर एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द पीपल हु आर अर्निंग लेस। तो जो लोग का पैसा ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस लिए जाएंगे और फिर उन्हीं पैसों को यूटिलाइज करके उन लोगों को सब्सिडीज दी जाएंगी जो लोग पैसा कम कमा रहे हैं। तो सब्सिडीज अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे हम टैक्सेस में क्या करते हैं कि मान लो कोई चीज 40 रुपए की है, तो गवर्नमेंट इसमें अपना टैक्स ऐड कर दिएगा, मान लो 5 रुपए, फिर ये मार्केट में कितने की बिकेगी? 45। ओके, तो गवर्नमेंट टैक्सेस क्या करते हैं, आपकी चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन सब्सिडीज क्या करती है, यहीं पर मान लो कोई चीज थी जो मार्केट में 40 रुपए की बिक रही थी, पर पुअर पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसकी कीमत कम करके इसे 30 रुपए में बेचने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कोई शॉपकीपर है जो उसे 40 रुपए में बेचने वाला था, पर पुअर पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी कीमतें कम करवाने के लिए बोलेगी और उसे 30 रुपए में बेचने के लिए बोलेगी। अब ये जो बाकी का बचा हुआ 10 रुपए है वो कौन पे करेगा? वो गवर्नमेंट पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ पुअर। तो गवर्नमेंट जब कोई पैसा देती है ताकि गुड्स के प्राइसेस कम होकर मिले पुअर पीपल को, तो उस पैसे को हम कहते हैं सब्सिडीज। ओके, तो वो टैक्स चार्ज करती है रिचर सेक्शन से और ये सब्सिडीज देती हैं पुअर सेक्शन को। जैसे हम राशन शॉप्स में जाते हैं तो हमको कम पैसों में, जो पुअर पीपल होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कम पैसों में अनाज मिलता है, तो वो क्या उनको मिल रही है? सब्सिडीज मिल रही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो हमारी कंट्री में कई सारे रीजन हैं, कई सारे स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो रहा है। और उन कुछ स्टेट्स की भी बात करें तो उन स्टेट के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन है जो ज्यादा डेवलप्ड है और कुछ रीजन है जो थोड़े से कम डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू प्रायोरिटाइज करती है ऐसे रीजन को जो थोड़े से बैकवर्ड हैं, प्रायोरिटी में रहते हैं उनके ऐसे रीजन जो थोड़े से बैकवर्ड हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो अपने टैक्स पॉलिसीज के थ्रू या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसी जगह पे ज्यादा डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम्स लाएंगे जो एरिया थोड़े से बैकवर्ड रह गए हैं, एंड इवन वो आपको भी एनकरेज करेंगे कि अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में ओपन करते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ टाइम के लिए कुछ पावर सप्लाईज में सब्सिडीज मिल जाएंगी। तो वो इसके थ्रू, बजट के थ्रू वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ऐसे रीजन जो थोड़े से बैकवर्ड रह गए हैं। तो इससे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा अपनी टैक्स पॉलिसीज के थ्रू? तो वो टैक्स रिलैक्सेशन कर देंगे इन द बैकवर्ड एरियाज और साथ ही में अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वहां पे ज्यादा चलाएंगे ताकि उन एरियाज का भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। फिर आपका आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है अपने बजट के थ्रू कि इनफ फंड्स एलोकेट किए जा सके टू द स्कीम्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो हमारी कंट्री में चल रही हैं जिसका मकसद है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिसमें से एक स्कीम है एमजी नरेगा। तो ये एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक स्कीम है जिसके तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसमें भी रोजगार देने के लिए आपको कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इंश्योर करती है कि इन स्कीम्स में प्रॉपर फंडिंग हो सके विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देन कम्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम मार्केट फोर्सेस को पर छोड़ देते हैं, जब हमारा सारा प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस होता है, तब कुछ ट्रेड साइकिल्स आने लगती हैं। ट्रेड साइकिल्स का मतलब क्या होता है, कैसी साइकिल जिसमें कभी आपका बूम पीरियड चल रहा है, कभी रिसेशन, फिर डिप्रेशन, कभी रिकवरी। तो आपके 4 बिजनेस या ट्रेड साइकिल्स होते हैं। मतलब बूम पीरियड होता है, मतलब मार्केट में तेजी चल रही है, फिर कभी स्लो डाउन होने लगता है तो कहते हैं मार्केट अब गिर रहा है, रिसेशन में है, फिर एकदम डिप्रेशन वाला पीरियड हो जाता है कि मार्केट बिल्कुल बंद ही हो गया है, और फिर धीरे धीरे अब रिकवरी आने लगती है। तो तेजी, फिर गिर रहा है, फिर मंदी, फिर रिकवरी। तो ये से क्या होता है कि बिजनेस को काफी सारी अनसर्टेनिटीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इंश्योर करती है कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। तो बूम पीरियड में जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी और अपने रेवेन्यूज को बढ़ा देगी ताकि मार्केट से मनी सप्लाई कम किया जा सके। जब रिसेशन डिप्रेशन आ रहा होगा तो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, इवन अपने रिसीट्स को कम कर देगी ताकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो सके। अगेन जब रिकवरी बूम वगैरह होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा तो फिर अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। तो इसके थ्रू वो क्या इंश्योर करती है कि मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो जब हम गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी या हम अगर डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो मार्केट में ऐसी ट्रेड साइकिल्स चलने लगेंगी जिसकी वजह से बिजनेस को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पीरियड्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए वो अपनी फिस्कल पॉलिसीज को यूज करती है जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो जीडीपी ग्रोथ आएगी, खुद इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर प्राइवेट को इंड्यूस करेगी कि वो इन्वेस्टमेंट करे। एंड दोनों ही तरीकों से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा जिससे क्या हो जाएगा, आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो प्राइवेट सेक्टर वहीं पे अपने रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं जहां से प्रॉफिट आ रहा हो, भले ही वो जो जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके सोशल वेलफेयर के कॉन्ट्राडिक्ट चले जाए। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करे जिससे प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस बना रहे। फिर है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सबकी नीड्स को कलेक्टिवली फुलफिल करते हैं, बस इसकी डिमांड इतनी नहीं होती है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें एंटर करे। तो इसकी वजह से इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन बनाती है या गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो पुअर पीपल अर्नर्स, रिच पीपल से टैक्सेस चार्ज करके वो टैक्सेस को यूटिलाइज किया जाता है पुअर पीपल को सब्सिडीज देने में। फिर आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमारे इंडिया में कुछ रीजन्स का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है तो कुछ बैकवर्ड रह गए हैं, तो ये अपने बजट में बैकवर्ड रीजन्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वहां पर टैक्सेस के थ्रू या टैक्स में रिलैक्सेशन के थ्रू या फिर अपने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसे एरियाज को ज्यादा डेवलप करवाते हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उनके पैसों से या जो बजट में फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, इसमें से जो फंड्स हैं वो कुछ ऐसी स्कीम्स में भी एलोकेट किए जाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ सके। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे इंडिया में या हर जगह पर इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स होती हैं, बूम पीरियड, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी। तो इन साइकिल से बिजनेस को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज का यूज करती है। ओके, चलिए तो अब हम कवर करते हैं गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट बजट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसीट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स का मतलब होता है ऑल द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेस। तो सारे पॉसिबल सोर्सेस से जितना गवर्नमेंट पैसा एस्टिमेट करता है रिसीव करने का, उसे हम कहते हैं बजट रिसीट्स। ओके, अब ये पैसा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? वो सारी एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट जिससे ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, ना कोई एसेट डिक्रीज हो रहा हो। इसका मतलब ऐसे सोर्सेस से पैसा आना जिससे ना हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वो पैसा बोरोइंग से नहीं आना चाहिए, उधार से पैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ना तो उससे हमारा कोई एसेट डिक्रीज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपना कोई एसेट बेच कर फिर पैसा कमाया है। तो वो सारा पैसा जो हमारी लायबिलिटीज रेज करके नहीं आ रहा है या फिर हमारा कोई एसेट बेच कर नहीं आ रहा है, इन दोनों सोर्सेस को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे सोर्सेस को हम कहेंगे, बाकी सारी रिसीट्स को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? ऑल दोस एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज अर्न्ड ईदर बाय increasing the liability of the government or decreasing the assets of the government। तो वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, या तो अपने मतलब अगर वो जो पैसा रिसीव कर रही है उससे अगर तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कोई ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो उस रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ओके, तो कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट की वो सारी रिसीट्स होती है विच कॉजेस ईदर इंक्रीज ऑफ द लायबिलिटी और डिक्रीज ऑफ द लायबिलिटी। तो या तो उससे कोई लायबिलिटी बढ़ रही है या तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि बजट रिसीट्स के अंदर दो था, या तो रेवेन्यू होंगे या तो कैपिटल होंगे। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब ऑल दोज रिसीट्स विच डज नॉट इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द एसेट्स। अब इस रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टैक्स रिसीट्स, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट्स। अब या तो वो पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिलता है या तो वो कुछ नॉन टैक्सेस रिसीट्स होती हैं। अब जब हमें पैसा टैक्सेस से मिलता है तो वो टैक्सेस भी फर्दर बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसे हमने तीन मेन बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला है उसमें से प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसके रेट्स इंक्रीज होते हैं अलोंग विद द इनकम। इसका मतलब अगर आप गरीब हैं तो हो सकता है आपको टैक्स पे ही ना करना हो, अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास हैं तो हो सकता है आपको टैक्सेस कम पे करने हो, आप थोड़े और रिच होंगे तो टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे, और रिच होंगे तो टैक्सेस और ज्यादा। तो इसका मतलब जिन टैक्सेस के रेट्स इंक्रीज होते हैं अलोंग विथ योर इनकम उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे हमारा इनकम टैक्स है। ओके, तो हो सकता है कि 5 लाख तक की इनकम जो अर्न कर रहा है उसे टैक्स पे ही ना करना पड़े, जो 5 से 10 साल तक की 10 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है उसे 5% पे करना पड़े, फिर 10%, फिर 15%, 20%, 30%। तो ये क्या है कि जितने ज्यादा इनकम आप अर्न करेंगे उतने ज्यादा रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द रेट ऑफ विच डज नॉट इंक्रीज along with the income। तो वो टैक्सेस जो सब पर सेम तरीके से लगाए जाते हैं, जिसका रेट आपकी इनकम की बेसिस पर इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब गरीब लोग भी उतना ही टैक्स पे कर रहे होंगे जितना कि अमीर लोग। ओके, तो जैसे आपका जीएसटी है, तो अगर किसी चीज पर जीएसटी लग रहा है तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप रिच है कि पुअर है। तो अगर आप रिच हैं तो भी आप उतनी ही जीएसटी पे कर रहे होंगे, अगर आप पुअर हैं तो आप उस चीज पर उतनी ही जीएसटी पे कर रहे होंगे। तो दैट इज नोन एज रिग्रेसिव टैक्स। ओके, प्रोग्रेसिव में ज्यादा बर्डन उन पर होता है जो ज्यादा कमाते हैं, तो रिचर पीपल हैव मोर बर्डन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स का ज्यादा बर्डन किस पे होगा? वो लोग जो कि पुअर है। अब इस बात को समझिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि रिग्रेसिव टैक्स का रेट सबके लिए सेम रहता है, तो रिग्रेसिव टैक्स मान लो अगर 10% है तो वो पुअर पे भी 10% होगी और वो रिचर सेक्शन पे भी 10% ही होगी। पर पुअर के लिए ये 10% पे करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये 10% अगर आप उसके इनकम के रिस्पेक्टिव पे देखेंगे तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वो पुअर जो कि महीने का शायद 5,000 रुपये कमा रहा था, उसने कोई चीज खरीदी मान लो 1,000 रुपए की, और रिचर सेक्शन जो कि मान लो एक महीने का 5 लाख रुपए कमाता है, उसने भी वही चीज खरीदी 1,000 रुपए की। इस पे 10% का टैक्स था, तो पुअर को भी कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपए, और रिच को भी कितना पे करना पड़ेगा? 100 रुपए। लेकिन इस पुअर के लिए ये 100 रुपए की कीमत ज्यादा होगी, रिचर के लिए शायद वो 100 रुपए मायने ही नहीं रखते होंगे। तो इसका रियल बर्डन किस पे आ रहा है? एक्चुअल में पुअर पे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का रियल बर्डन किस पे ज्यादा आता है?
रिचर सेक्शन पे, और रिग्रेसिव का ज्यादा बर्डन किस पे आता है, पुअर सेक्शन पे। ओके, फिर आपका आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो उसी इंसान पे लगाए जाते हैं जिस इंसान को पे करना होता है। तो इट इज लेविड ऑन द सेम पर्सन हु हैज टू पे इट। तो इसे उसी इंसान पर इम्पोज किया जाता है जिसे वो पे करना होता है। वो चाहकर भी अपना बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस उन पर लगाया जाता है जो उसे एक्चुअल में बियर नहीं करते हैं। तो उसे इम्पोज किसी दूसरे पर किया जाता है, बट एक्चुअल में उसे कोई और कर रहा है। जैसे जीएसटी, तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करता है, शॉपकीपर। पर जीएसटी का बर्डन फेस कौन करता है, कस्टमर। ओके, तो जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी का अमाउंट किससे वसूल करेगी, शॉपकीपर से। पर शॉपकीपर ने वो जीएसटी किससे ली हुई है, कस्टमर से। तो इसका मतलब वो इम्पोज किस पर की जा रही है, हम पर, कस्टमर पर उसे पे कौन करेगा, शॉपकीपर। तो डायरेक्ट टैक्सेस जिस पर इम्पोज किया जाता है वही पे करता है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किसी और पे किया जाता है, पे कोई और करता है। डायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स का बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो जैसे इनकम टैक्स है, जिस पर लगा है उसे ही पे करना होगा, वो अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। तो शॉपकीपर पर टैक्स लगाया गया, शॉपकीपर ने अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपके इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या हो जाएगा, जीएसटी। फिर आपका आता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और स्पेसिफिक टैक्सेस। तो वैल्यू एडेड टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो वैल्यू एडेड पे लगते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज में अगर वो टैक्स सिर्फ वैल्यू एडेड पे लग रहा है तो दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। तो जैसे मान लो एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, तो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, उसने इस वीट को बेच दिया फ्लोर मिल वाले को। इस फ्लोर मिल ने उस वीट को कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में, फिर उसको सेल किया मे बी बेकरी वाले को। अब उस बेकरी वाले ने क्या किया, उस फ्लोर को कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में, और फिर उस ब्रेड को सेल किया शॉपकीपर को, शॉपकीपर को। ओके, तो यहाँ पर हर एक स्टेज में वैल्यू एडिशन हुई। वो फ्लोर जो फार्मर ने उगाया था, मे बी उसने बेचा हो वो 200 रुपए में, ठीक है, तो उसने 200 रुपए में बेचा फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल ने उससे आटा बनाया और फिर उस आटे को बेचा उसने मान लो 350 में। इस 350 में बेकर ने उस आटे को खरीदा था, फिर उसकी ब्रेड बनाई थी, तो हो सकता है वो ब्रेड उसने बेची हो 500 रुपए में। शॉपकीपर ने 500 रुपए की ब्रेड खरीदी, फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और फिर इसे बेचा 650 रुपए में। ओके, तो ये क्या हो रहा था, हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड होती जा रही है। अगर वो टैक्स इस वैल्यू एडिशन पे लग रहा है, तो पहले 200 रुपए की वीट बनी, तो हम अगर मारने की सीड्स वगैरह का खर्चा कुछ भी नहीं है, लेट्स एज्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 200 रुपए पे। फिर 200 रुपए से फिर इसने कितना कन्वर्ट किया, 300 का बना दिया फ्लोर, तो कितनी वैल्यू एडेड हो गई, 150। तो फिर टैक्स किसमें लगना चाहिए, 150 में। फिर इसने क्या किया, उस आटे को बेचा बेकर को, कितने बेचा, 500 रुपए में। तो कितनी वैल्यू एडेड हुई, 150। तो अगेन जो टैक्स लगेगा वो कितने में लगेगा, 150 पे। तो बेकर ने इसका क्या बना दिया, ब्रेड्स, और फिर उसको बेची शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को कितने बेची, 650 में। तो अगेन वैल्यू एडेड कितना हुआ, 150। तो ये क्या हो जाएगा कि हर बार जब वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है तो दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडिशन निकलता कैसे है, आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कॉस्ट करके, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करके निकलता है। तो आपका जो आउटपुट है उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट, आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट, आउटपुट में से इंटरमीडिएट, तो आपको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी भी कमोडिटी की स्पेसिफिक यूनिट्स पे लगता है, या तो उसकी साइज पे लगेगा या तो उसके वेट पे लगेगा। तो ऐसे टैक्सेस को हम कहते हैं स्पेसिफिक। ओके, तो जो चीज जितनी बड़ी होगी उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, अगर वो स्मॉल इन साइज है तो टैक्स कम लगेगा, अगर उसका वेट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, और वेट कम है तो टैक्स कम लगेगा। तो ऐसी चीजें जिसका मतलब ऐसी कमोडिटीज जिस पे टैक्सेस लगता है उनकी कुछ यूनिट्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ओके, तो टैक्स रिसीट्स में प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इनकम के साथ बढ़ता है,
मतलब प्रोग्रेसिव का रेट इनकम के साथ बढ़ता है, रिग्रेसिव वो टैक्स है जिसका रेट इनकम के साथ नहीं बढ़ता, डायरेक्ट वो टैक्स है जो जिस पर इम्पोज किया जाता है उसे ही पे करना होता है, इनडायरेक्ट वो टैक्स है जो पे कोई और करता है और इम्पोज किसी और पर होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि वैल्यू एडेड पे लगता है, और स्पेसिफिक टैक्स जो पर्टिकुलर यूनिट्स पे लगता है, जैसे कि साइज हो गया, उसकी वेट हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका टैक्स रिसीट्स खत्म होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके डिफरेंस बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, तो इसके बाद हम उसे कवर करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है। तो कुछ रिसीट्स होती है रेवेन्यू रिसीट्स में से जो गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू मिलती हैं, और ये मेजर सोर्स होता है रिसीट्स का। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती हैं, मतलब जो टैक्सेस के अलावा हमें रिसीट्स मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, फीस। तो गवर्नमेंट हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले हम जो भी फीस देते हैं वो भी गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। जैसे अगर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो इन सब के लिए आप कुछ चार्जेस पे करते हैं, कुछ फीस पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, फीस। अब ये जो फीस है वो सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज के लिए होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद है आपकी फाइन्स। तो जब भी जो लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो कोई लॉ ब्रेक करते हैं, तो उस लॉ ब्रेक करने के पीछे उनको कुछ फाइन देना होता है। जैसे अगर आपने कोई सिग्नल मतलब सिग्नल तोड़ दिया, या तो फिर आपने हेलमेट नहीं पहना, जैसे किसी भी लॉ को अगर आपने ब्रेक किया है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन्स। जैसे आप ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट लिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन। तो ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यूज का पार्ट होते हैं। फिर आपका आता है एसचीट। एसचीट क्या होती है, एसचीट ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता। तो मान लो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और मेरा कोई लीगल हायर नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, अब मेरी कल को डेथ हो जाती है, तो मेरी प्रॉपर्टी को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, गवर्नमेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता है वो क्या कहाँ चले जाती हैं, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट या तो इसे बेच कर पैसा कमा सकता है या फिर वहां पे कोई डेवलपमेंट करवा सकता है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फिर आपका आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट का काम करवाती है नियर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उससे क्या होता है, उसके आसपास की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो जब उसके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए होते हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को उनके स्पेशल असेसमेंट के रूप में, है ना। तो ये क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट। तो जब गवर्नमेंट के किसी डेवलपमेंट वर्क की वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स के किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे में कुछ पोर्शन पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई जमीन है और वो जमीन बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया में है। अब गवर्नमेंट ने एक उसके आसपास एक हाईवे पास करवाया, तो अब वहां पे हाईवे बन रहा है तो उस जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के किसी डेवलपमेंट वर्क की वजह से आपका बेनिफिट हो गया, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, स्पेशल असेसमेंट। ओके। फिर है इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट की कई सारी कंपनीज चल रही हैं, कई सारे कॉर्पोरेशंस, कई सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स चल रहे हैं। तो जब भी उसके थ्रू गवर्नमेंट को कुछ इनकम होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो भी क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो जैसे रेलवेज है वो गवर्नमेंट के हैं, तो वो भी कुछ इनकम अर्न कर रही है, कुछ टिकट्स का पैसा उस पर आ रहा है, तो ये सब भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। तो वैसे ही आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड या फिर आपका बीएसएनएल वगैरह ये सब कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फिर है आपका स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। तो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ये सेल है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2G 3G स्पेक्ट्रम सेल करती है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, एक राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेल करती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, ताकि वो आपको 2G 3G 4G 5G सर्विसेज दे सके। ओके, तो उसके बदले में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या फिर इंडस्ट्रीज को कुछ अमाउंट पे करना होता है गवर्नमेंट को, दैट इज नोन एज सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, तो आप आई होप आप समझ रहे हैं। तो जो 5G 6G 4G 5G सर्विसेज आप इंजॉय कर रहे हैं, वो आपको जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, तो उनको वो राइट्स खरीदने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। तो उन राइट्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करनी होती है, वो भी गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा।
फिर है आपके ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो हमारी कंट्री को जो भी ग्रांट्स एंड डोनेशंस मिलते हैं या तो हमारी खुद की पब्लिक से या तो किसी और दूसरी कंट्री से, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम। तो फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे पर हमारे यहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फ्लड या ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो दूसरी कंट्रीज हमारे हेल्प के लिए कुछ डोनेट करेंगी, तो वो भी हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। या फिर जैसे अभी कोरोना आया था तो पीएम फंड में सारे लोगों ने कुछ पैसा डोनेट किया था, तो वो भी क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम। तो कुछ टैक्सेस थे, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक। नॉन टैक्स में क्या हो जाएगा, फीस, जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विसेज एंजॉय करते हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह बनाने की फीस देते हो, वो सब। फाइन्स, जब आप कोई लॉ ब्रेक करते हो। एस्टीट, जब आपका कोई लीगल हायर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज कर लेगी। स्पेशल असेसमेंट, तो जब आपकी किसी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क की वजह से, तो उसके बदले में आपको कुछ फीस, कुछ अमाउंट देना होता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो रेलवे से ऐसी किसी भी कंपनी से अगर गवर्नमेंट को कोई इनकम हो रही है तो वो भी एक सोर्स है। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम एंड देन ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ओके, तो रिसीट्स वाला इतना ही था। तो बजट रिसीट्स इंक्लूड ऑल द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज। तो दो पॉसिबल सोर्सेस है, रिवेन्यू और कैपिटल। तो रिवेन्यू में तो हमें दो अभी देख लिए, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। टैक्सेस में प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन टैक्सेस। अब हम देखते हैं कि कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। तो कैपिटल रिसीट्स आर ऑल दोज रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच either increases the liability of the government or decreases the एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इससे या तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेगी या तो इससे आपके एसेट्स कम हो रहे होंगे। तो ये मेनली तीन तरह के होते हैं, ये बहुत सिंपल है। पहला क्या हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन। तो अगर आपकी कंट्री ने, आपकी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था और वो लोन रिकवर कर रही है, आप गवर्नमेंट किसको लोन देगी, या तो किसी दूसरी कंट्री को लोन देती है या तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हो सकता है एमपी की गवर्नमेंट को या फिर यूपी की गवर्नमेंट को कुछ लोन दिया हो, तो दैट इज नोन एज, मतलब लोन उनको भी दे सकती है और बाहर की कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी दे सकती है। तो जो लोन उन्होंने दिया है अगर वो उनको वापस मिल जाता है, रिकवर होता है, तो पैसा आएगा। लेकिन अब इस पैसे से क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो आपने ये पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो हमने किसी को लोन दिया हुआ था तो हमारे लिए एसेट था, पर जैसे ही हमने उसको रिकवर कर लिया वो एसेट खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। फिर है बोरोइंग्स, अगर हम किसी और से उधार पे पैसा मांग रहे हैं तो हमारे लिए वो पैसा आ रहा है, मतलब वो रिसीट्स हुई, लेकिन ये पैसा क्या कर रहा है, हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पैसा हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। और अगर किसी रिसीट से लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो कैपिटल रिसीट है। फिर है आपके अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में आपके आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस शेयर्स को बेच दे रही है टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट सेक्टर को अपने कुछ शेयर्स बेच रही है, तो उससे उनको पैसा मिलेगा। तो मान लो किसी कंपनी में गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे, मान लो 70%, अब उसने क्या किया, 20% शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए। तो शेयर्स बेचने के बदले उनको कुछ मनी रिसीव हुई होगी, लेकिन अब ये कौन सी मनी है, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने शेयर्स बेचे उनका एसेट कम हो गया, और अगर एसेट कम हो रहा है तो उन रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ओके, तो रिसीट्स इतनी ही होती हैं, या तो रेवेन्यू होंगी या तो कैपिटल होंगी। रेवेन्यू में या तो टैक्सेस होंगी या तो नॉन टैक्स होंगी, और कैपिटल में ये तीन, लोन की रिकवरी, बोरोइंग्स ले लेना या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना। ओके, चलिए फिर हमारे आते हैं एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बजट एक्सपेंडिचर आर ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम इन ऑल द पॉसिबल सोर्स, इन ऑल द पॉसिबल डेस्टिनेशन। तो सारे पॉसिबल डेस्टिनेशन पे गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। ओके,
तो चाहे तो ये किसी एसेट पर कर सकती है, लायबिलिटी को पे करने में कर सकती है, या तो फिर कुछ सब्सिडीज वगैरह दे सकती है। तो वो सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है एक साल के अंदर सारे पॉसिबल डेस्टिनेशन पे, उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट which does not increase the asset or decrease the liability। मतलब वो सारे खर्चे जिससे ना तो आपके कोई एसेट बढ़ रहे हैं, ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो सारे खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब वो आप खर्चा जो कर रहे हो वो किसी लायबिलिटी को रीपेमेंट करने के लिए नहीं कर रहे हो, या लायबिलिटी को कम करने के लिए नहीं कर रहे हो, ना तो किसी एसेट को खरीदने के लिए कर रहे हो। तो वो सारे खर्चे जो आपने किए हैं किसी भी चीज पर जो जिससे ना तो आपके कोई एसेट इंक्रीज हो रहा हो, ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही हो, तो उन खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रहे वहां पर था लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, एसेट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि या तो कोई एसेट बेचा होगा, या तो कोई लायबिलिटी कहीं से उधार लिया होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं जिससे ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना एसेट कम होता है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिससे ना तो कोई एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे ना एसेट आपने कोई खरीदा है, ना आपने कोई अपनी लायबिलिटी रीपे की है। तो वो सारे खर्चे जिससे ना तो कोई एसेट बढ़ रहा हो, ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये 3-4 तरह के मेनली होते हैं। एक तो है वेज बिल। तो आपके यहाँ पर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है वहां पर कुछ लेबर्स काम कर रहे होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो भी वेजेस सैलरीज वगैरह पे करनी होती है गवर्नमेंट को, वो भी क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो टैक्सेस वो पे कर, ये जो सैलरीज या वेजेस वो पे कर रहे हैं, इससे अमाउंट जा रहा है, बट इससे ना तो कोई एसेट आ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमने अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, कहीं से बोरोइंग ली है, तो अब अगर वो बोरोइंग की रीपेमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो कर रहा है मतलब रीपेमेंट दे रहा है, किसी से बोरोइंग ली थी वो वापस कर रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस बोरोइंग पे अगर उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से आपका कोई एसेट नहीं बढ़ रहा और ना कोई आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जा रही है, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर है सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट जो भी कम प्राइसेस में सामान बेचने के लिए सब्सिडीज वगैरह देते हैं, तो वो सब्सिडीज पे क्या होती हैं? गवर्नमेंट का सिर्फ खर्चा है, ये भी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस परचेसेस, तो जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, सोल्जर्स हैं, उनके खाने पीने का सामान, उनके कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें जो भी अरेंज करनी होती हैं, तो गवर्नमेंट जो भी परचेजेस करते हैं डिफेंस पर्सनल के लिए, वो भी किस में आ जाता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, इससे ना तो कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी जा रही है। साथ ही में ये बात ध्यान रखने वाली है कि सारे ग्रांट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, अब आप ये ध्यान से सुनिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो ग्रांट दे रही है, फ्री में पैसा दे रही है, या तो फिर वो हो सकता है कि लोन दे रही है। तो अगर लोन दे रही है तो फिर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि उससे एसेट जनरेट हो रहा है, पैसे वापस आएंगे। पर अगर ग्रांट्स दे रही है तो सारे ग्रांट्स क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे ना तो एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी कम होती है, तो सारे ग्रांट्स क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दिया, ठीक है, और फिर उस पैसों को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एसेट खरीद लिया, ठीक है, या तो एसेट खरीद लिया या तो किसी को लोन पे दे दिया, कुछ भी किसी भी तरीके से एसेट बना लिया, तो भी उन पैसों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट ने मान लो आपके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे दिए एज अ ग्रांट, उन्होंने 20 या 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दिए ग्रांट। अब उस 10 लाख रुपए से स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एसेट क्रिएट किया, तो भले ही अब इससे एसेट क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो चाहे वो ग्रांट कहीं पर भी यूटिलाइज किए जाए, जब दिए गए थे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, हमेशा ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीजेस
any asset of the government or decreases any liabilities। तो वो सारे खर्चे जो हम किसी ना किसी एसेट को परचेज करने के लिए करते हैं या किसी लाइबिलिटी को पे बैक करने के लिए करते हैं, वो सब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई लैंड खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, जैसे अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बनवाया, तो ये सब खर्चे क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर है आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई मशीनरी खरीद रही है, कोई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रही, जब शेयर्स उन्होंने बेचे थे, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया था, तो पैसा आया था, मतलब वो कैपिटल रिसीट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब शेयर्स खरीद रही है, तो खर्चा हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही में अगर जो हमारी गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है, अब लोन किसको दे सकती है, या तो किसी दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट को देगी या तो हमारी ही स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी। तो अगर वो लोन दे रही है तो वो एसेट बन रहा है, क्योंकि हाँ, लोन दे रही है तो हमारा एसेट बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए तो स्टेट गवर्नमेंट उसे रीपे करेगी, मतलब हमारा एसेट हुआ। हमने किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वहां से भी रीपेमेंट आएगी, मतलब ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। तो दैट्स इट। तो बजट के आपके दो कंपोनेंट्स, या तो रिसीट होगा या तो एक्सपेंडिचर होगा। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेस इज नोन एज बजट रिसीट्स। अभी आपके रेवेन्यू रिसीट्स हो सकते हैं, कैपिटल रिसीट्स हो सकते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है ऑल द receipts of the government which neither increases the liability nor decreases the assets। अब ये दो तरह के होंगे, टैक्स रिसीट्स या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, ऑल दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी और डिक्रीजेस द एसेट। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, तो बजट एक्सपेंडिचर मतलब ऑल द total estimated expenditure of the government during a span of one financial year in all the possible destination is known as budget expenditure। दो तरह के हो जाएंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीजेस एनी एसेट नॉर डिक्रीजेस एनी लायबिलिटी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स विच ईदर इंक्रीजेस द एसेट और डिक्रीजेस द लायबिलिटी। दैट्स इट। चलिए, तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे कुछ डिफरेंसेस को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, स्पेशली आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये डिफरेंसेस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि इस चैप्टर में से या तो डेफिनेशन या तो ये सारे डिफरेंसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा फिर डेफिसिट। ओके, तो बीच के कुछ चीज़ें आप स्किप कर भी सकते हैं, बट डेफिनेशन, डिफरेंसेस और डेफिसिट्स ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज्ड। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय अनदर पर्सन एंड इम्पोज्ड ऑन अनदर पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन but paid by another। तो डायरेक्ट टैक्स वही इंसान पे करता है जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज किया जाता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई और करता है, इम्पोज किसी और पे किया जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ओके, तो मेरे ऊपर अगर ये बर्डन दिया गया है कि मुझे ये टैक्स पे करना है, तो अगर वो डायरेक्ट टैक्स है तो मैं उसका बर्डन किसी और के ऊपर नहीं डाल सकती हूँ। तो मेरा इनकम टैक्स है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मेरे बिहाफ पे कोई और पे नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन मैं किसी और पे शिफ्ट कर सकती हूँ। ओके, अब ये इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है कई बार कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैकेनिज्म बताइए कि किस तरीके से आप इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट करेंगे। तो इसका बर्डन कैसे शिफ्ट होगा, जैसे जीएसटी इम्पोज होता है शॉपकीपर पे, लेकिन वो शॉपकीपर उसका अमाउंट चार्ज कर सकता है फ्रॉम देयर
कस्टमर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या होता है हम इसके पहले कवर कर चुके हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसका रेट इंक्रीज होता है अलॉन्ग विद योर इनकम, बट रिग्रेसिव टैक्सेस आर दोज टैक्स जिसका रेट इंक्रीज नहीं होता अलॉन्ग विद द इनकम। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, इसका जो रेट है वो इनकम के साथ बढ़ता है, गरीबों पर या मिडिल क्लास पे कम लगेगा और अमीरों पे ज्यादा लगेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, सब पर सेम तरह से लगाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या हो जाएगा, जीएसटी। क्लियर है? तो डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय दोज पर्सन ऑन विच दे आर इम्पोज्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स burden cannot be shifted, burden can be shifted, progressive in nature, regressive in nature, income tax and GST. Okay, then comes revenue receipts and capital receipts. तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे, revenue receipts are all those receipts which neither increases any liability nor decreases एनी एसेट। इसका मतलब ना तो हमने वो पैसा उधार पे लिया हुआ है, ना हमने कोई पैसा अपना एसेट बेच कर कमाया हुआ है। तो वो सारे रिसीट्स जो बिना अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाए और एसेट को कम किए मिल रहे हैं, वो सारे क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। बट कैपिटल रिसीट्स आर ऑल दोस रिसीट्स विच ईदर इंक्रीजेस लाइबिलिटी और डिक्रीजेस एसेट। तो या तो हमने वो पैसा अपने किसी उधार पे लिया हुआ है, लायबिलिटी को इंक्रीज करके लाया हुआ है, या तो वो पैसा हमने अपने किसी एसेट को बेच कर कमाया है। तो ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। फिर आएगा रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है जिसका फ्यूचर बर्डन नहीं होता है, और कैपिटल रिसीट्स का फ्यूचर बर्डन होता है। तो इसका मतलब आपके फ्यूचर जनरेशंस पे बर्डन हो जाएगा अगर आपने कोई लायबिलिटी इंक्रीज की है या आपने कोई एसेट को बेचा है तो। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स करने से या रेवेन्यू रिसीट्स कमाने से आपके किसी भी फ्यूचर जनरेशन पर कोई बर्डन नहीं होता है। तो कैपिटल रिसीट से फ्यूचर का बर्डन इंक्रीज होता है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट से फ्यूचर में कोई भी बर्डन, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, फिर आपका आ जाएगा कि अगर आपकी ज्यादा रेवेन्यू रिसीट्स हो रही है, हायर रेवेन्यू रिसीट्स है, तो वो हमें बताता है कि आपकी इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। तो इट रिप्रेजेंट साउंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। ये कैसे? रेवेन्यू रिसीट्स आपको कब मिलते हैं, या तो टैक्सेस के थ्रू या तो नॉन टैक्सेस के थ्रू। इसमें भी मेजर सोर्स क्या है, टैक्सेस। तो अगर आपका टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में ज्यादातर जो लोग हैं वो रिचर कैटेगरी से हैं। तो या तो रिचर कैटेगरी से होंगे तो इनकम टैक्स ज्यादा आ रहा होगा, या तो फिर वो कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से जीएसटी आ रही है। तो दोनों ही टैक्सेस अगर आप ज्यादा रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हायर कैपिटल रिसीट्स है, तो ये आपको दिखाते हैं पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके पेरेंट्स इतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि उनका सर्वाइवल हो पाए, उनको अर्न करना पड़ रहा है अपने किसी न किसी एसेट को गिरवी रख के या उसे बेच के या तो कहीं से लोन लेकर। तो इस जरिए से अगर आपको पैसा कमाना पड़ रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स रिसीव कर रही है तो इट रिप्रेजेंट साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। पर अगर हमारे गवर्नमेंट को पैसा कमाना पड़ रहा है कहीं से बोरो करके या तो अपना किसी एसेट को बेच के, तो वो दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस हो जाएंगी, डेफिनेशन हो जाएगी, फ्यूचर बर्डन हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ज्यादा रेवेन्यू रिसीट अच्छी बात है पर ज्यादा कैपिटल रिसीट्स अच्छी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला तो हम डेफिनेशन ही देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑल दोस एक्सपेंडिचर्स विच नीदर increases
any liability neither increases any asset nor decreases any liability। तो वो सारा खर्चा जो हमने किसी एसेट को खरीदने में नहीं किया और ना ही हमने किसी अपनी पुरानी लायबिलिटी को पे ऑफ करने में किया है, तो वो सारा एक्सपेंडिचर जो ना तो एसेट में हुआ है ना तो लायबिलिटी में हुआ है, उन सारे खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर वो सारे खर्चे विच आर ऑकर्ड ईदर टू इंक्रीज एनी एसेट, या तो किसी एसेट को खरीदने के लिए वो खर्चा किया है या तो किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, या किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए किया है, तो वो खर्चे क्या हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इंकर्ड ईदर टू इंक्रीज एनी एसेट और टू डिक्रीज एनी लायबिलिटी आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट वो सारे खर्चे जो आपने किए हैं ना तो किसी एसेट को बढ़ाने के लिए ना तो किसी लायबिलिटी को कम करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। ये आपके जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप क्या देते हैं? आप सब्सिडीज देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? सब्सिडीज देना क्या हो जाएगा? आपको इंश्योर करता है कि सारी जो सेक्शंस है आपकी सोसाइटी में सबको जरूरत का सामान मिल सके कम पैसों में। तो ये इंश्योर करता है सोशल वेलफेयर। लेकिन इससे आपके जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो या तो अपनी आप कर्जे को उतार रहे हैं, बोरोइंग्स को पे बैक कर रहे हैं, या तो आप अपना कोई एसेट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपका जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है। इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू योर जीडीपी। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई आपकी जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इट रिप्रेजेंट पॉवर्टी इन योर नेशन। तो ये दिखा रहा है कि आपका देश बहुत गरीब देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी लोगों को सब्सिडीज देनी पड़ रही है, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खाने पीने या फिर अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए, उसके लिए भी आपको खुद गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपके देश में लोग कैसे हैं? थोड़े से गरीब हैं। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि आप अपने लैंड, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बना पाओ, एसेट्स क्रिएट कर पाओ, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ, तो वो दिखा रहा है आपकी इकोनॉमी की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, तो साउंड फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता है। ओके, इट इज सिमिलर लाइक कि अगर आपकी फैमिली में राशन पे खर्चा किया जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर अगर आपकी जो फैमिली में ऐसा कोई खर्चा किया जा रहा है, टीवी, फ्रिज, ये सब लिया जा रहा है, या फिर आपने कोई पुराने लोन को पे बैक किया जा रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है आपकी फैमिली को या आपके पेरेंट्स को अपने राशन के लिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? राशन पे। मतलब आप थोड़े से पुअर है। बट अगर आपका मेजर एक्सपेंडिचर जा रहा है आपके प्रॉपर्टीज खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, तो ये सब आपका क्या दिखा रहा है? अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, चलिए इसके बाद है आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही किसके कंपोनेंट होते हैं? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के। तो रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट। ओके, फिर आपका आता है रेवेन्यू बजट।
से आपका एसेट या गवर्नमेंट का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता है। तो रेवेन्यू बजट डज नॉट चेंज और इम्पैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे आपके स्टेटस चेंज नहीं होता, मतलब एसेट लायबिलिटी का स्टेटस चेंज नहीं होता है। और कैपिटल बजट से आपकी गवर्नमेंट का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है। तो या तो आपके एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होंगे, या तो लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होंगी। फिर आपका आता है ये जो आपका रेवेन्यू बजट है वो जनरली किया जाता है वेलफेयर के लिए, जैसे हमने वहां पे देखा सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। और कैपिटल बजट आपका बनाया जाता है जीडीपी को डायरेक्टली प्रमोट करने के लिए। तो रेवेन्यू बजट डायरेक्टली जीडीपी को बनाने इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाया जाता। रेवेन्यू बजट बनाया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, और कैपिटल बजट बनाया जाता है जीडीपी को प्रमोट करने के लिए या इंक्रीज करने। ठीक है, अगर हायर रेवेन्यू बजट हो रहा है या रेवेन्यू रिसीट्स आप ऐसे समझ लो अगर ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या होता है, आपकी कैपिटल रिसीट्स कम हो जाती है। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर टैक्सेस के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा रही है, रेवेन्यू रिसीट्स अगर उसकी ज्यादा है, तो उसको अपना एसेट बेचकर पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, ना किसी से बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो अगर किसी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स ही बहुत ज्यादा है तो उसे कैपिटल रिसीट्स रेज नहीं करने पड़ेंगे, ना तो बोरोइंग लेनी पड़ेगी, ना अपना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये जो है अगर ये ज्यादा हो जाए तो कैपिटल रिसीट्स आपकी या कैपिटल रिसीट्स आपको कम करनी पड़ेंगी। ओके, तो मतलब ये आपको दिखा रही है ग्रोइंग इकोनॉमी, या फिर ये आपको अच्छी इकोनॉमी या फिर साउंड इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन यहाँ अगर आपकी कैपिटल रिसीट्स ज्यादा है, हायर कैपिटल रिसीट्स है, तो ये इशारा कर रही है एक पुअर इकोनॉमी की तरफ। तो मतलब अगर आपको ज्यादा टैक्स रिसीट्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा लोन ले रहे हो तो ये दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो टैक्स रिसीट्स ज्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी को दिखा रही है। पर अगर कैपिटल रिसीट्स ज्यादा है तो ये पुअर इकोनॉमी को दिखा रही है। ओके, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस है, इसमें भी रिसीट, एक्सपेंडिचर और ये टैक्सेस का डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और उनकी रिसीट्स कम हो जाती हैं। मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो और रिसीट्स कम हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट इज अ सिचुएशन वेयर टोटल बजट एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन टोटल बजट रिसीट्स। इसका मतलब जब खर्चे ज्यादा हो रिसीट कम हो तो सिचुएशन को कहते हैं बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट निकलता कैसा है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम माइनस कर दें टोटल रिसीट्स को, और टोटल रिसीट्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप माइनस कर देंगे टोटल रिसीट को, तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा, बजट डेफिसिट होगा। तो बजट डेफिसिट इज अ सिचुएशन वेयर टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन द टोटल बजट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। निकलता कैसे है, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करके टोटल रिसीट्स को। अब इसके अंदर तीन तरह के डेफिसिट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नाम से समझ में आ रहा है कैसा डेफिसिट होगा जहां पर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे और रेवेन्यू रिसीट्स कम हो जाएंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ सिचुएशन वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसीट्स। तो जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट्स कम रह जाए तो उनके डिफरेंस को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू खर्चों में से रेवेन्यू रिसीट्स को अगर हम माइनस कर दें तो जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप अपने थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे सोचिए, अगर आपके घर में
अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपके पेरेंट्स की वो कम हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगे? तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो जाएंगे? या तो आपको अपने टैक्सेस को, या तो अपने खर्चों को आपको कम करना पड़ेगा, तो कट इन द एक्सपेंडिचर, या तो आपको कहीं और से बोरो करना पड़ेगा, या तो अपना कोई एसेट आपको बेचना पड़ेगा, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके तीन इम्प्लीकेशन होते हैं। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, रिसीट्स कम है, तो तीन चीजें आप कर सकते हैं। या तो आप अपने खर्चे कम कर देंगे, कट इन द एक्सपेंडिचर, या तो अपने बोरोइंग्स बढ़ा देंगे, इंक्रीज द बोरोइंग्स, या तो आप करेंगे अपने एसेट को बेचेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, फिर आपका आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कि ऐसी सिचुएशन जहां गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं टोटल रिसीट से। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर total expenditure of the government exceed total receipts of government। तो जब आपके टोटल खर्चे ज्यादा हो, टोटल रिसीट्स कम हो, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट निकलता कैसे है? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स में क्या आ जाएंगी? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो यहां तक देखने में आपको लग रहा होगा कि फिर इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। तो बजट डेफिसिट में भी तो हम यही देख रहे थे कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस होती हैं, और फिस्कल डेफिसिट में भी यही है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस होती हैं। बस फर्क कहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों लेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। लेकिन इन कैपिटल रिसीट्स में शामिल नहीं होगा क्या? आपकी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स शामिल क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि बोरोइंग्स ही तो कितनी है। तो हमने टोटल पूरा जो खर्चा किया है, या तो वो खर्चा हमने अपनी नॉर्मल एक्सपेंसेस पे किया हो या फिर एसेट्स लायबिलिटीज पे किया हो, वो पूरा खर्चा माइनस जो समय रिसीव हुआ है वो सब, बस बोरोइंग्स शामिल नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसका जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? बोरोइंग्स। समझ में आ रहा है? तो हमने टोटल जितना खर्च किया सब में, एसेट खरीदने में, अपने जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उन सब में, टोटल खर्चे में से हमने माइनस कर दिया टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू मतलब जो भी हमें टैक्स रिसीट्स मिलती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स मिलती हैं, या फिर वो सारी रिसीट्स को हमने ले लिया। कैपिटल रिसीट्स में भी अगर कोई एसेट वगैरह को बेचकर पैसा मिला है तो वो सब ले लिया, बस इसमें क्या नहीं लिया? बोरोइंग्स नहीं ली। तो अब जो इसका डिफरेंस आएगा वही आपको दिखाएगा कि ये बोरोइंग्स है, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो इटसेल्फ इज अ बोरोइंग। तो अगर आपको बोरिंग लिखा हुआ मिले तो वही फिस्कल डेफिसिट है, और फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ मिले तो वही आपकी बोरिंग्स है। तो दोनों जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, कि अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, चलिए अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, तो एक तो इससे होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब क्या है कि जब आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तो उससे इन्फ्लेशन आपके मार्केट में बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? बाहर से पैसा बोरो कर रही है। तो ऑलरेडी एक तो वो खुद का पैसा जो स्पेंड कर रही है वो तो है ही, बाहर से भी पैसा बोरो करके वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशनरी गैप आता है, मतलब इन्फ्लेशन होने लगता है। फिर आपका आ जाएगा नेशनल डेट। अगर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर रही है, या तो बाहर के मार्केट से बोरो कर रही है या फिर अपने ही मतलब कंट्री से कुछ बोरो कर रही है, तो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारी कंट्री के डेट को बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री को एक उधार पे डाल रहे हैं या फिर कर्ज में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्यूचर की जनरेशन पे आपके बर्डन इंक्रीज होता जाएगा। फिर ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है ऑफ लो जीडीपी एंड हाई डेट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी डेट अगर इंक्रीज होता जाएगा तो जीडीपी कम होती जाएगी। जीडीपी क्या है? आपकी इनकम।
अब हर साल आप जितना कमा रहे हो उसका कोई पोर्शन आपको हर साल इंटरेस्ट और डेट को रीपे करने में निकल जाएगा। तो हर साल आप जितना भी कमा रहे हो उसका कुछ पोर्शन आप डेट को रीपे करने में लगा रहे हो। तो इसका मतलब आपके पास जो इनकम बचेगी वो बहुत कम बचेगी। तो जब कर्जा ज्यादा होता है तो जीडीपी कम हो जाती है। अब क्योंकि जीडीपी कम हो गई है तो दोबारा कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप विशियस साइकिल में फंसते जाते हो। फिर से ग्राउंड लेवल पे अगर सोचें तो अगर आपकी फैमिली में, अगर आप सपोज करिए, अगर आपकी फैमिली में इनकम अगर कम है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, बाहर से कर्जा लेना पड़ेगा। और अगर आपने कर्जा लिया है तो अगले महीने आप जितना कमाओगे फिर उसमें से कुछ पेमेंट जाएगी कर्जे को रीपे करने में। तो मान लीजिए इस साल कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो आपने चाचा जी से कुछ पैसे उधार लिए। अब अगले साल जो भी आप कमाएंगे उसमें से चाचा जी को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो चाचा जी को पैसे वापस किए तो आपके पास पैसे कम बचे। अब कम बचे तो आपको फिर से बोरो करना पड़ेगा। अब फिर अगर आपने बोरोइंग की तो अगले महीने फिर चुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी हर बार इनकम कम होती जाएगी क्योंकि आप पुराने कर्जे रीपे कर रहे हो। और अगर इनकम कम हुई तो आपको नया कर्जा लेना पड़ेगा। तो जीडीपी कम होती है तो आपका डेट बढ़ता है, डेट बढ़ता है तो जीडीपी दोबारा कम होती है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट और क्रेडिबिलिटी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करती है तो बोरो सिर्फ वो बाहर की कंट्री से नहीं करती है, आरबीआई से बोरो करेगी, बाहर की कंट्री से बोरो करेगी, इवन वो यहाँ पे पब्लिक से भी बोरो करती है। तो जब आप पब्लिक से बोरो करते हो बहुत ज़्यादा तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लोन लेने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमारी कंट्री में जितना पैसा है अगर वो बोरो कर रहे हैं तो वो बोरो करने के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा डेट क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर रही है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम पड़ जाएगा तो वो लोग बोरो नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो इनकम है वो कम होती जाएगी। इसकी वजह से इनकम कैसे कम होगी, क्योंकि बोरो नहीं करोगे तो इन्वेस्ट नहीं करोगे और इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इनकम नहीं जनरेट नहीं होगी। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसकी वजह से मनी मार्केट में पैसों की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं मिल पाता और उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फिर है आपकी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो जाती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रीपे द लोन। तो जब आपके डेट बहुत ज्यादा होते जाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली ने 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है तो आप हो सकता है उसे आसानी से पे कर दो। 20,000 का लोन होगा मुश्किल जाएगी, 50,000 का होगा और मुश्किल जाएगी, लाख 2 लाख का लोन होगा तो और मुश्किल जाएगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा डेट लेते जा रहे हो तो इससे क्या होता है, एबिलिटी टू रीपे द लोन कम होती जाती है। तो गवर्नमेंट की अगर क्रेडिबिलिटी कम हो रही है तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसी रेटिंग देती है। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है उनको ज्यादा स्टार्स मिलते हैं। तो अगर उनको ज्यादा स्टार्स मिल रहे हैं मतलब उनकी रेपुटेशन अच्छी है। और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी तो आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन जाएगी, मतलब 1 स्टार 2 स्टार ऐसे मिलेगा। और क्रेडिट रेटिंग अगर डाउन जा रही है तो इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन कम हो जाएगी और बाकी कंट्रीज आप पर ट्रस्ट करना कम कर देंगी। ओके, तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं आपके फिस्कल डेफिसिट के। होते क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करके, अब इस टोटल रिसीट्स में आपके बोरोइंग्स शामिल नहीं होती हैं क्योंकि इसका जो डिफरेंस आता है वो खुद ही बोरोइंग्स होता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग, या दोनों सेम टर्म्स है। इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशनरी गैप होता है क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट बाहर से पैसे लाकर बोरो करके यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो यहाँ का मनी फ्लो बढ़ जाता है। नेशनल डेट, हमारा देश कर्जे में डूब जाता है। अगर आप बोरिंग लेते हो या फिर अगर आप डेट करते हो, बहुत ज्यादा लेते हो, तो आज से आपकी जीडीपी कम हो जाती है, जीडीपी कम होने से दोबारा डेट लोगे तो विशियस सर्कल चलता रहेगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, गवर्नमेंट अगर बोरो करेगा तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा तो उसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर आपका आ जाएगा क्रेडिबिलिटी। तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होती है जैसे ही वो ज्यादा लोन लेता है, तो बोरोइंग ज्यादा करोगे तो क्रेडिबिलिटी कम होगी, क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी तो आपकी रेपुटेशन कम होगी, तो बाकी कंट्रीज फिर आप पर ट्रस्ट करना कम कर देंगे। ओके, लास्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट।
तो हमने जो टोटल बोरोइंग्स की है उनमें से अगर हम वो अमाउंट माइनस कर दें जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा था ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने आपके पेरेंट्स की इनकम कम हो गई थी तो आपने चाचा जी से लोन लिया। ओके, अब चाचा जी ने आपको ऐसे लोन नहीं दिया, आपको उसने बोला कि इंटरेस्ट लेंगे हम, ठीक है। तो मान लो चाचा जी ने बोला कि अगले महीने आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको अगले महीने मान लो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने अगले महीने आपको लोन इंटरेस्ट देना था 1,000 रुपए। अब आपने जो पैसा कमाया वो आपको ऑलरेडी कम पड़ रहा था तो आपने क्या किया, कुछ बोरिंग्स की, मान लो आपने बोरिंग्स ली 3,000 रुपए की अगले महीने फिर से, जिसमें से 1,000 तो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए ली थी और बाकी के 2,000 अपने घर खर्च के लिए ली थी। इसका मतलब क्या है कि अगले महीने आपको डेफिसिट कितने का पड़ा होगा, 2,000 का। मतलब आपके खर्चे कितने से ज्यादा हो गए होंगे, 2,000 से, है ना। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपने 3,000 का जो लोन लेना पड़ा उसमें से 1,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चला गया, और इंटरेस्ट पेमेंट किसका था, पिछले कर्जों का। तो जो भी आप अब लोन ले रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आपके प्रीवियस लोन को रीपे करने में जा रहा है, और बहुत कम अमाउंट है जो कि आप इस साल के डेफिसिट को रिकवर करने के लिए ले रहे हो। तो ये आपको दिखाता है कि ऐसे कितने खर्चे या कितनी आपकी बोरोइंग है जो आपने की है इस साल के लिए। तो मान लो कुल मिला के आपने जो बोरोइंग्स की थी वो 5 लाख रुपए की थी और आपने इंटरेस्ट पे किया था मान लो 2 लाख रुपए का। तो ये क्या दिखा रहा है कि इस 5 लाख की बोरोइंग में 2 लाख तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आपने बोरो करना पड़ा था। इसका मतलब इस साल आपका जो डेफिसिट आया होगा वो कितना आया होगा, 3 लाख। इस साल का जो आपका कर्जा या इस साल के जो आपकी एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हुए हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ 3 लाख। बाकी के 2 लाख तो आपने पिछले कर्जे को रीपे करने के लिए किया था। तो ये सिर्फ आपकी पास्ट की बर्डन को हटाकर करंट सिचुएशन को रिवील करने के लिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है। तो ये होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, चलिए इसके इम्प्लीकेशन सेम है जैसे कि फिस्कल डेफिसिट के हैं, बस डिफरेंस क्या है कि ये पास्ट के बर्डन कैरी नहीं करता है। इसका मतलब ये सिर्फ करंट सिचुएशन को बताता है कि करंट पोजीशन क्या है, करेंटली हमारा एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा है देन अवर रिसीट्स। ओके, चलिए दैट्स इट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। तो जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसीट कम होता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप सारे रिसीट्स को माइनस कर दिए बोरोइंग को छोड़ के, तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। इसके बाद है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से, मतलब इस बोरोइंग्स में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दूं तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो एक तो डिफरेंस हो जाएगा इनकी डेफिनेशन, दूसरा हो जाएगा हमें रेवेन्यू डेफिसिट बताता है नीड ऑफ बोरोइंग। तो अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कम हो गए हैं, तो ये हमें दिखाता है कि हमें बोरोइंग की जरूरत है। तो अगर हमारा टैक्स आ ही नहीं रहा, टैक्स से रिसीट नहीं हो रही है, पर सब्सिडीज देनी पड़ रही है, मतलब हमारा कर्जा चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है, तो हमें ये क्या दिखा रहा है कि हमें बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। तो ये बताता है बोरोइंग्स की नीड। लेकिन फिस्कल डेफिसिट बताता है एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स। एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स मतलब कितनी बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। तो ये हमें एग्जैक्टली फिगर बताता है कि हमें कितनी बोरोइंग्स चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट अगर 10 करोड़ निकला है तो ये क्या दिखा रहा है कि 10 करोड़ की बोरोइंग्स की जरूरत है। फिस्कल डेफिसिट अगर 5 लाख लिखा है तो ये क्या दिखाता है कि हमें 5 लाख रुपए की बोरोइंग्स की जरूरत है। तो वो दिखाता है कि नीड है कि नहीं, और ये बताता है कि कितनी बोरोइंग्स की जरूरत होगी। प्राइमरी डेफिसिट आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स,
when interest is not accounted for, मतलब अगर हम इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दें तो जो बोरोइस आपकी बचेगी, तो जो अमाउंट बोरोइस का बचेगा वो आपका हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि आपको कितनी बोरोइस चाहिए होंगी अगर आप इंटरेस्ट को हटा दो तो इंटरेस्ट को हटाने के बाद कितना एक्सटेंट आपको बोरोइंग का चाहिए, ये बताएगा प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाए और सब्सिडीज का खर्चा बढ़ जाए। और अगर टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको टैक्स दे पा रहे हैं, उल्टा आपको उन्हें सब्सिडीज देनी पड़ रही है, तो ये दिखा रही है एक पुअर इकोनॉमी, मतलब ये पॉवर्टी दिखा रहा है। ओके, फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो तो ये दिखाता है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोले या फिर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आपको ये आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आप उतना रिवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इकोनॉमी को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो डिसिप्लिन आप में होना चाहिए वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप में नहीं है। और अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका आप में नहीं है तो इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये दिखा रहा है कि आपकी कंट्री पॉवर्टी में है, ये दिखा रहा है कि आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं है तो जीडीपी स्लो डाउन में जाएगी। और प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है, ये दिखाता है कंटिन्यूअस फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। कंटिन्यूअस फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि ये तो चलो ठीक है कि हो सकता था कि पहले कुछ सालों की वजह से हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं तो अभी बोरोइंग ज्यादा दिखा रही है, तो इसमें से तो हमने क्या किया है, उस बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया है। इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट हटाने से ही हमने पास्ट का जो बर्डन है वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब अभी ये जो बोरोइंग्स दिखा रही है, अभी जो ये डेफिसिट दिखाएगा वो सिर्फ करेंट ईयर क्या डेफिसिट है। अच्छा, करेंट ईयर से याद आया, अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि प्राइमरी डेफिसिट निकलता है करेंट ईयर एक्सपेंडिचर माइनस करेंट ईयर रिसीट, तो वो सही है क्योंकि इसमें से हमने प्रीवियस ईयर के जितना भी इंटरेस्ट बर्डन था उसे हटा दिया है। तो इंटरेस्ट बर्डन हटाने के बाद अभी की जो डेफिसिट है वो आपका प्राइमरी डेफिसिट है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि चलो अगर हम उससे इंटरेस्ट पेमेंट को हटा भी दें उसके बाद भी आपके पास कितना अमाउंट है जो आपका डेफिसिट में चल रहा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट आता है तो इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिवेन्यू डेफिसिट डिफरेंस ये हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी। नीड दिखाएगा, एक्सटेंट दिखाएगा। एक्सटेंट दिखाएगा जब इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर देंगे उसके बाद का एक्सटेंट दिखाएगा। ये कब होता है, ये होता अगर रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा आ रहा है तो ये पॉवर्टी दिखा रहा है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो जीडीपी कम हो जाएगी क्योंकि ये इनडिसिप्लिन दिखा रहा है, और प्राइमरी डेफिसिट आपको कंटिन्यूअस इनडिसिप्लिन दिखाएगा। चलिए, तो यहाँ हमारे पास है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना है रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा और प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। चलिए, तो उसके लिए हमारे पास केवल है रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 21 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3 लाख, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 लाख। टोटल रिसीट्स गिवन नहीं है, टोटल रिसीट्स कैसे निकलेंगी, रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो रिवेन्यू रिसीट है 17 लाख, कैपिटल रिसीट है 7 लाख, तो 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 24 लाख। इसका मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी 24 लाख है, टोटल रिसीट्स भी आपके 24 लाख है। ओके, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है कि ये कैपिटल रिसीट का पार्ट है। ओके, तो आपने लोन रिकवर किया तो इसका मतलब पैसा आपके पास आया, लेकिन ये जो आपके पास पैसा आया इससे क्या हुआ, आपका एसेट कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 6 लाख रुपए है, इंटरेस्ट पेमेंट 5 लाख रुपए है। ओके,
चलिए, तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करना होता है रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 21, रेवेन्यू रिसीट्स है 17, तो 21 लाख में से 17 लाख माइनस होगा तो आएगा 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, चलिए फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? फिस्कल डेफिसिट में मुझे टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना होता है टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स, और इससे जो निकलेगा वो खुद ही बोरोइंग्स होगा। तो क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोरोइंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिस्कल डेफिसिट की जगह आप 6 लाख भी लिख सकते हो डायरेक्टली। पर अगर हम इसे सॉल्व भी करें तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 24 लाख। ठीक है, अब आप देखिए टोटल रिसीट्स आपको चाहे तो आप अलग से भी रिसीट्स को ऐड करके लिख सकते हैं। टोटल रिसीट्स में हमें बोरोइंग्स नहीं चाहिए, तो टोटल रिसीट में आपके रेवेन्यू रिसीट तो आएंगी ही 17 लाख, और इसके अलावा यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन दिया हुआ है। इसका मतलब कैपिटल रिसीट आपको बोरोइंग्स को हटाकर अलग से भी दिया हुआ है, कितना है, 1 लाख। तो बोरोइंग्स को हटा दे, सिर्फ रिकवरी ले तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो वो 17 और ये 118 लाख हो जाएंगे। तो 24 में से 18 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 6 लाख। ओके, तो ये 6 लाख क्या हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। ये वही 6 लाख है जो यहाँ पे आपको बोरोइंग्स दिखा रहा है। आप चाहे तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे। हमें चाहिए था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स माइनस, नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर 24 लाख, टोटल रिसीट्स 24 लाख, इसमें से बोरोइंग्स माइनस करने के लिए बोला है एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो एक्सेप्ट बोरोइंग्स कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो इसमें से हम 6 लाख हटा देंगे, तो 24 माइनस 24 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस 6 लाख। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके। अब फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना निकला है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट हमारा निकला है 6 लाख, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट है आपकी 5 लाख। तो 6 लाख में से 5 लाख चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 लाख। ओके, तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकालने की कुछ फॉर्मूले के थ्रू भी हमने कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट कब होता है, जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल हो जाए उसके रिसीट्स की। तो टोटल गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रहा है अगर उतना ही कमा रहा है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट इज अ सिचुएशन व्हेन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल बजट रिसीट्स। तो जब गवर्नमेंट जितना स्पेंड कर रहा है उतना ही अर्न कर रहा है, तो इस बजट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड बजट। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड बजट इंश्योर करता है कि इसमें किसी भी तरीके का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा हो। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, रिसीट्स कम रह जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका दोनों इक्वल है तो ये क्या दिखा रहा है कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये दिखाता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में है। तो आप खुद इमेजिन करिए एक ऐसी फैमिली जो जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, और एक दूसरी फैमिली जितना कमा रही है उतना ही खर्च कर रही है। तो किसे बेटर माना जाएगा, बैलेंस्ड वाले को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कोई फालतू का खर्चा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखने के लिए ज्यादा मिलेगी। तो जब आप ज्यादा खर्चा करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अराइज होने लगती है। लेकिन अगर आप खर्चा लिमिट में कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं जितना आपके रिवेन्यूज हैं,
तो इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी, ना ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा ना ज्यादा डिफ्लेशन आएगा, और ये इंश्योर करता है कि आपकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? डीमेरिट्स में कीनेस ने सजेस्ट किया था कि ये जो एक सिस्टम है, ये जो बैलेंस्ड बजट है, वो हेल्पफुल नहीं होता इन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती कब है? जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। तो जब लोग डिमांड नहीं कर रहे, किसी को उतनी आउटपुट चाहिए ही नहीं, तो हमें अपनी सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा, और अगर हमें अपने आउटपुट को कम करना है तो हम क्या करेंगे? लोगों को काम से निकालने लगेंगे। इसका मतलब हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होने लगेगी। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें किसी भी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होगा, और एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज करती है? खुद अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर। ओके, तो गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा रिसीट्स के अंदर ही रख रही है, ज्यादा खर्चा नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो एग्रीगेट डिमांड को चेंज नहीं कर पाएगी, और अगर वो एग्रीगेट डिमांड को वापस इंक्रीज नहीं कर पाएगी, इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो जब भी बैलेंस बजट होता है तो वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करती है, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व नहीं हो पाती। चलिए, दूसरा ये इसमें दिखाता है कि जब 1930s में डिप्रेशन आया था, तो उसमें हमें ये स्पेशली समझ में आया था कि ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक नहीं कर पा रही है। एंड थर्ड, स्पेशली वो कंट्रीज जो अभी अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, उन कंट्रीज में बैलेंस बजट पॉसिबल नहीं है, या ये उनको उतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देगा, क्योंकि वो कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, उन्हें क्या चाहिए होती है? किक स्टार्ट चाहिए होती है ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी ऐसी इकोनॉमी को जो अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है या उतनी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे नहीं आई है, उसे डेवलप करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम रखेगा या लिमिटेड रखेगा, तो इसकी वजह से मार्केट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ज्यादा फ्लो ऑफ मनी नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे? खर्चे लिमिट में रहते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इसके डीमेरिट्स क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट को ये सॉल्व नहीं कर पाएगी। ऐसी इकोनॉमी जो अभी लेस डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा या बेनिफिशियल नहीं माना जाता है। और 1930s में जब डिप्रेशन आया था, तो उसमें वो इकोनॉमीज जो बैलेंस्ड बजट अडॉप्ट कर रही थी, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो हमें ये समझ में आ गया था कि बैलेंस्ड बजट ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती है जब इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है। चलिए, अब आपका एक क्वेश्चन है, डस बैलेंस्ड बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड? इसका मतलब आप पहले आप क्वेश्चन समझिए, वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपका बैलेंस्ड बजट है, तो क्या ऐसा है कि अगर बैलेंस्ड बजट हो तो एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड रहती है? अब इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं वो इक्वल है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के। अब ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल रिसीट्स जो आपके गवर्नमेंट के आ रहे हैं, वो रिसीट्स कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस से आ रहे हैं मेनली, हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं। तो मेनली कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस से आ रहे हैं। और ये टैक्सेस लिए किससे जा रहे हैं? हाउस होल्ड से। तो लेट अस अज्यूम कि एक हाउस होल्ड या एक फैमिली जो महीने का 10,000 रुपए अर्न कर रही थी, गवर्नमेंट ने उनसे 10% मान लो, 10% चलो 10% मान लो, कितना ले लिया? 1,000 रुपए ले लिया। तो अब उस फैमिली के पास कितना बचा? 9,000 रुपए। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? जो 1,000 उन्होंने लिया है, ये 1,000 रुपए स्पेंड कर देगी, क्योंकि इसकी टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो उन्होंने कमाया अगर 1,000, तो स्पेंड भी कितना कर देगी? 1,000। पर अब फैमिली के पास कितना बचा? 10,000 थे, 1,000 यहाँ चला गया, तो बाकी बचा कितना? 9,000। तो ये फैमिली कितना स्पेंड कर पाएगी? 9,000। ओके, तो अगर हम ये बैलेंस्ड बजट नहीं करते, मतलब हम उनसे ये 1,000 रुपए नहीं लेते, तो क्या होता? ये 1,000 रुपए भी हाउस होल्ड के पास रहता, तो उनके पास 10,000 रुपए रहते, तो वो स्पेंड भी कितने करते? 10,000 रुपए करते। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर बैलेंस्ड बजट हो या ना हो, एग्रीगेट डिमांड में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर 1,000 रुपए ले लिया, तो अब गवर्नमेंट 1,000 रुपए स्पेंड कर रही है और हाउस होल्ड 9,000 स्पेंड कर रहे हैं। अगर ये 1,000 गवर्नमेंट नहीं लेती, तो हाउस होल्ड के पास 10,000 बचते, तो फिर वो स्पेंड भी कितना करते? 10,000 करते। तो एनी हाउ 9+1 करो, या टोटल यहाँ पे 0+10,000 करो, बात तो एक ही होगी।
गवर्नमेंट ने 1000 लिया, हाउस होल्ड के पास 9000 बचा, तो 1000 गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, 9000 हाउस होल्ड स्पेंड करेगी, तो भी खर्चा कितना हुआ 10,000 का। गवर्नमेंट अगर उनसे लेती ही नहीं तो उनके पास कितना बचा हुआ होता 10,000 रुपए, तो भी वो कितना स्पेंड करते 10,000 रुपए। इसका मतलब अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो भी मार्केट में 10,000 का खर्चा हो रहा है, अगर आप नहीं लोगे तो भी 10,000 का खर्चा होगा। तो क्या हम ऐसा ये कह सकते हैं कि बैलेंस बजट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, वो हो चाहे ना हो, कोई एग्रीगेट डिमांड में फर्क नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये था, बट आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। ये बैलेंस बजट जो है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है, बट हाउ। अभी जब इसने 1000 रुपए लिए हाउस होल्ड से एज अ टैक्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि इसकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल है, तो जितना उसने कलेक्ट किया उतना ही वो स्पेंड भी करेगी। तो 1000 कलेक्ट किया तो 1000 ही स्पेंड करेगी। और अगर गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस नहीं लिए होते तो हाउस होल्ड के पास कितना बचता 10,000, पर 10,000 हाउस होल्ड पूरा स्पेंड थोड़ी करती। हाउस होल्ड की एमपीएस भी तो होती है, एमपीएस होती है, एपीएस होती है, इसका मतलब वो अपने इनकम का कुछ पोर्शन सेव करते हैं। तो अगर वो अपने इनकम का कुछ पोर्शन, मान लो कितना ले लें 10% लेते, अगर 10% भी सेव करती है तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसका मतलब वो अभी भी स्पेंड कितना करेगी 9000। पहले 9000 का 10% सेव करती तो कितना सेव करती 900, तो स्पेंड कितना कर रही होती 8100। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जो गवर्नमेंट है वो अगर ले चाहे ना ले बात वही होगी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये पैसा अगर गवर्नमेंट ने नहीं लिया होता एज अ टैक्स, तो वो पैसा किसके पास रहता हाउस होल्ड के पास, पर हाउस होल्ड उसे पूरा स्पेंड नहीं करता। गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट अब उसे पूरा स्पेंड करेगी, पर हाउस होल्ड उसे पूरा स्पेंड नहीं करता, वो उसका कुछ पोर्शन सेव करके रख लेता अपने पास। तो जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हो जाती, पर अब डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझे, तो गवर्नमेंट ने 1000 रुपए ले लिए, उनके पास 9000 बचे, तो 9000 पूरा स्पेंड नहीं करेंगे, 9000 में से 900 अपने हटा देंगे, तो फिर स्पेंड कितना करेंगे 8100। तो मार्केट में सप्लाई कितनी हो गई 9100, क्योंकि गवर्नमेंट 1000 स्पेंड कर रहा है, ये 81 कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 91। गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं लिए होते तो इनके पास 10,000 तो होते, पर ये 10,000 में से 1000 स्पेंड नहीं करती, तो कितना स्पेंड करती 9000। तो टोटल यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होता 9000। जबकि गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है तो कितना हो रहा है 91, और अगर नहीं लेती तो कितना होता 9000। इसका मतलब एडी इंक्रीज तो हुआ ना। ओके, तो इन शॉर्ट, क्या बैलेंस्ड बजट एडी को अनअफेक्टेड रखता है? नो, एडी इंक्रीज होता है अगर हमारा बैलेंस बजट हो तो, क्योंकि यहाँ पर अगर वो टैक्सेस नहीं ले रहे होते तो उसकी वजह से जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता वो कम आता, पर अब क्योंकि वो ले रही है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा आएगा। चलिए, अब अगर आपका बजट अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड की दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। बैलेंस में क्या होता है कि टोटल गवर्नमेंट का जो रिसीट्स होती है वो इक्वल होता है उनके एक्सपेंडिचर से, तो अगर वो इक्वल है तो बैलेंस्ड है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो रिवेन्यू ज्यादा हो, रिसीट ज्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे, या तो रिसीट्स कम होंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। तो सरप्लस बजट क्या होता है, जब टोटल एस्टिमेटेड receipts of the government are more than total estimated expenditure of the government। जितना गवर्नमेंट ने रिसीट्स एस्टिमेट किया है अगर वो ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो ये कंडीशन क्या दिखाती है, सरप्लस बजट। और अगर ये सिचुएशन है तो इसके कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसके मेरिट्स क्या होंगे, ये सिचुएशन बहुत हेल्पफुल होती है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत सारा इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या करेगी, अपनी रिसीट्स बढ़ा देगी, मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़ा देगी और खर्चा कम कर देगी। तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा आ रहा है, मार्केट में खर्चा कम हो रहा है, तो मनी फ्लो मार्केट से कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम वो सॉल्व कैसे करती है, एग्रीगेट डिमांड को कम करके। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे कम होगा, जब उनका रिसीट्स बढ़ेंगे, मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा,
तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो वो डिमांड कम करेंगे। दूसरा, खुद भी गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, तो जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो पूरा मार्केट में खर्च नहीं करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। तो ओवरऑल आपका एडी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब एडी डिक्रीज होगा, मार्केट से मनी सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। और इसकी डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? जस्ट इसका अपोजिट, ये ऐसी इकोनॉमी में हेल्पफुल नहीं हो सकता जहां पर ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है या फिर डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है। तो जहां पर ऑलरेडी डिफ्लेशनरी गैप है, जहां लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, जहां पर मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम है, वहां पर आप रिसीट्स नहीं ले सकते हो ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा और नहीं है। अगर आपने इसमें भी टैक्सेस बढ़ा दिए और लोगों से पैसा ले लिया तो बिल्कुल तो और डिप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जरूरत होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, पर अगर वो खर्चा नहीं कर रही है, उल्टा वो टैक्स लिए जा रही है, तो ये इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि एग्रीगेट डिमांड कम होता है और कंटिन्यूअसली अगर ये सिचुएशन रही, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ने कंटिन्यूअसली सिचुएशन को अडॉप्ट किया तो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम होती है तो उसका एक ड्रॉबैक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर मार्केट में डिमांड है ही नहीं तो सप्लाई क्या करेंगे, या फिर हम जो स्टॉक है या आउटपुट है उसे प्रोड्यूस कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लोगों को काम से निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयड कर देंगे। ठीक है। फिर है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन एस्टिमेटेड रिसीट्स। तो जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, खर्चे ज्यादा होते हैं देन देयर एस्टिमेटेड रिसीट्स, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट के मेरिट्स क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट, अगर अब यहाँ पे डिप्रेशन है, इनफैक्ट कीनिस ने तो इसे बेस्ट मॉडल बताया है फॉर दोस इकोनॉमी जहाँ पे डिप्रेशन चल रहा है या फिर डिफ्लेशन चल रहा है। तो कीनिस के अकॉर्डिंग ये तो बेस्ट मॉडल है जहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है या फिर डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन है या फिर डिफ्लेशनरी गैप है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बजट बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई कम है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफ्लेशन है, तो ये वहां पे खर्चा ज्यादा करेगा ताकि मार्केट में मनी फ्लो आए, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वो मार्केट में ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये रिसीट्स कम कर देगा, टैक्स कलेक्शन कम कर देगा, ताकि उन्हें ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़े और उनके पास जो कैश है या फिर मनी है वो बनी रहे, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, कीनीस के अकॉर्डिंग अगर डिप्रेशन है या डिफ्लेशनरी गैप है तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेगा? ये करेगा एडी को इंक्रीज करके। सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। एडी कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों से पैसा नहीं ले रही है एज अ टैक्स, तो अब हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा बचेगा ताकि वो लोग स्पेंड कर पाए, मार्केट में मनी फ्लो बढ़े। और ऊपर से ये खुद भी अपना खर्चा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा पैसा आएगा, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। ओके। इसके डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? ये उस इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी नहीं है जहां पे इन्फ्लेशन चल रहा है या इन्फ्लेशनरी गैप है। उन मार्केट में जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर आपने और ज्यादा एक्सपेंडिचर किया तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती ही रहेगी। इवन वहां पे तो आपको टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, पर अगर आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे हो तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बना रहेगा, तो फिर वो और ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है। चलिए। और अगर ऐसे ही सिचुएशन बनी रही, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज रही, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? वेज प्राइस स्पाइरल। ओके। और यहां पर अगर देर तक बनी रही तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। चलिए। अच्छा, अगर आपको ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप या फिर वेज प्राइस स्पाइरल में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो इसके लिए आपको और पहले के चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, जहां पर आपने एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस सप्लाई वगैरह देखा होगा, तो ये उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो पहले आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर दे, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, वेज प्राइस स्पाइरल और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ओके, तो दैट्स इट। चलिए। ये इस चैप्टर के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट या कुछ टॉपिक्स है या कुछ टर्म्स हैं
जो आपके अलग से बॉक्सेस में या फिर हॉट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है कि फिस्कल डिसिप्लिन होता क्या है। तो फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है आपके रेवेन्यूज, आपके रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना, जिसका मतलब ये है कि अपने एक्सपेंडिचर को एक लिमिट से ज्यादा आपको इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो फिस्कल डिसिप्लिन बताता है इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। तो ये जो फिस्कल डिसिप्लिन टर्म है ये तब यूज किया जाता है जब हमें ये बताना हो कि आपके एक्सपेंडिचर और आपके रिसीट्स के बीच में बैलेंस है या नहीं। तो ये आपके एक्सपेंडिचर को चेक करता है इन द व्यू ऑफ लिमिटेड रिवेन्यूज। तो अगर आपकी जो रिसीट्स है वो कम है तो आपके जो एक्सपेंडिचर है वो उनके ही रिस्पेक्ट में कम होने चाहिए। तो अगर आप कमा कम रहे हो तो आपके खर्चे भी कम होने चाहिए। तो अपनी कमाई के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर को चेक करना फिस्कल डिसिप्लिन माना जाता है। ठीक है, तो फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है बैलेंस बनाना, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में अपने एक्सपेंडिचर को चेक करना अकॉर्डिंग टू योर रिसीट। फिर है एक टर्म आपका पेपर टैक्सेस। तो कुछ टैक्सेस होते हैं जो छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं, उनको हम पेपर टैक्सेस बोलते हैं। पेपर टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ पेपर्स पे ही होती है। तो इन प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में वो आपकी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में, रिसीट्स में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेपर टैक्सेस। तो जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है, या जिसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ पेपर पे ही रह गई है, इन एक्चुअल वो रेवेन्यूज में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो पेपर टैक्सेस है। जैसे कि गिफ्ट टैक्स। तो हम अगर किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी हमें टैक्सेस पे करनी होती है, पर वो टैक्सेस हमें गवर्नमेंट बहुत कम अमाउंट होता है वो, ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट रिसीव नहीं करते, इसकी वजह से हम पेपर टैक्सेस बोलते हैं। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो विथड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर हमारे गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं और अगर वो उन शेयर्स को किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो अपने शेयर्स वो बेच रही है, मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था अब उस इन्वेस्टमेंट को हटा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके। फिर आपका आता है नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर। तो हमने एक्सपेंडिचर देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनके अलावा भी अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसे आपकी स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि इन पॉलिसीज में या इन प्रोग्राम्स में हम खर्चा करेंगे। तो ये वो खर्चे हैं जो स्पेसिफाइड प्लान्स या प्रोग्राम्स में किए जाते हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ असिस्टेंस देती है, या फिर कुछ ऐसा ग्रांट्स देती है, या फिर लोन देती है। लोन तो चलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, असिस्टेंस थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। तो ये क्या सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। नॉन प्लान जिसकी हम अलग से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, इवन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ही यही है, ऑल दोस एक्सपेंडिचर विच आर नॉट प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, तो वो सारे खर्चे जो प्लान्ड नहीं है वो सारे क्या है, नॉन प्लान्ड है। तो ये आपके कुछ रूटीन खर्चे होते हैं जिसकी आप अलग से प्लानिंग नहीं करते, या आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, डिफेंस पर्सनल के खाने पीने रहने, या फिर कुछ कपड़ों वगैरह क्लोथिंग वगैरह पे जो खर्चे होते हैं वो, या सब्सिडीज पे जो खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे आपके नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये चाहे प्लान की बात करें चाहे नॉन प्लान की बात करें, इसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों शामिल होते हैं। तो अगर हम प्लान खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर स्पेंडेड इन द स्पेशलाइज्ड प्लान्स। नॉन प्लान में भी आपके रेवेन्यू भी आएगा और कैपिटल भी आएगा। चलिए, हमारे इंडियन बजट में नॉन प्लान का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है, ठीक है। तो नॉन प्लान बजट या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी बहुत बड़े अमाउंट में होता है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से हमारी फिस्कल डिसिप्लिन कम होती जा रही है। तो जहां हमने सोचा है खर्चा करना वो तो खर्चा है ही, इवन हम वहां पर भी खर्चा करने लगे हैं जहां पर हमने उतनी कोई प्लानिंग नहीं की है। तो हमारे ये जो रूटीन एक्सपेंसेस ये सभी इतने ज्यादा हो जाते हैं, सब्सिडीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। और जब खर्चे बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाए तो उससे आप क्या कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन गिरता जा रहा है। ओके, या फिर फिस्कल इनडिसिप्लिन आ गया है। चलिए, अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0 हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी हम बोरिंग्स ले रहे हैं अभी वो सब अपने पास्ट के बर्डन को उतारने के लिए या पास्ट के बर्डन को पे करने के लिए ले रहे हैं। करेंटली हमारी इकोनॉमी में कोई भी डेफिसिट नहीं हो रहा है, या करेंटली हमारे एक्सपेंडिचर्स हमारे रिसीट से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। जो भी बोरिंग्स हमने ली है वो किसके लिए ली है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। ओके,
तो मालूम मैंने टोटल बोरोइंग्स ली है 1 लाख रुपए और मैंने इंटरेस्ट पेमेंट भी की है 1 लाख रुपए। इसका मतलब जो टोटल मैंने बोरोइंग्स ली उसकी जरूरत पड़ी क्यों? ताकि मैं पहले का जो बैकलॉग है या पहले का जो मेरा बर्डन है उसे कम कर सकूं या उसे पे करने के लिए ली थी। फिर है आपका अगर प्राइमरी डेफिसिट 6900 है, इंटरेस्ट पेमेंट 400 है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट करके। फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे 6900 है, फिस्कल डेफिसिट हमें निकालना है और इंटरेस्ट पेमेंट 400। तो ये माइनस में है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो 69 प्लस 4 फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7300। चलिए नेक्स्ट है गल्फ बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट रिड्यूस विदाउट बोरोइंग। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स के बीच में जो गल्फ है या जो डिफरेंस है वो कम हो सके बिना बोरोइंग के। तो हमने देखा था कैपिटल में दो चीजें आती हैं, या तो बोरोइंग्स हो रही होंगी या तो लायबिलिटी हो रही होगी या तो वो एसेट को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अभी हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, रिसीट बहुत कम है, ये जो डिफरेंस है वो कम होता जाए पर हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी, तो दूसरे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? या तो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, या तो आपके कहीं किसी कंपनी में आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं तो वो शेयर्स बेच दो, या तो अपना कोई और फिक्स्ड एसेट आप सेल कर दो। तो गवर्नमेंट या तो डिसइन्वेस्टमेंट करे या तो अपना कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दे, दोनों ही तरीकों से उनको पैसे मिल जाएंगे और वो उस गल्फ को कम कर सकती है। चलिए फिर है फिस्कल डेफिसिट विदाउट। क्या हमारी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हो सकता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है? तो मतलब अगर मैं बोलूं रेवेन्यू डेफिसिट तो है ही नहीं, मतलब अगर बात करें रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये कब होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसीट कम हो। हम बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट हमारे पास ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, तो उसमें तो डेफिसिट नहीं है। पर क्या तब भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? तो यस, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स भी आती है। तो हो सकता है कि इनका जो बैलेंस है वो डेफिसिट में नहीं आ रहा हो, पर क्योंकि अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है कैपिटल रिसीट से, तो भी इनका जो ओवरऑल सम आएगा वो फिस्कल डेफिसिट में ही आएगा। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट अगर आप बोल सके तो रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट दोनों का देखकर किया जाता है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं भी है और उसके बाद अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है तो भी आपका फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल है। ओके, तो यही पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।